भारत की उन तंग गलियों में जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है, वहां कहानियां अक्सर दम तोड़ देती हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो उसी धूल और धुएं के बीच से जन्म लेती हैं, आसमान का सीना चीरने के लिए। यह कहानी किसी अमीर घर के चिराग की नहीं है। यह कहानी है अर्जुन की। 17 साल का अर्जुन, जिसके हाथों में हमेशा कालिख लगी होती थी, लेकिन जिसकी आंखों में एक ऐसा तेज था जिसे गरीबी की चादर भी ढक नहीं सकती थी। पुरानी दिल्ली के किनारे बसा शास्त्री नगर एक ऐसा इलाका था जहां मकान एक दूसरे से ऐसे सटे हुए थे जैसे ट्रेन के डिब्बे। यहां हवा कम और शोर ज्यादा था। गलियां इतनी संकरी कि 2 साइकिलें भी बमुश्किल साथ चल सकें। यहां के लोग अपनी करता है किस्मत से समझौता कर चुके थे, लेकिन अर्जुन नहीं। लोग जिसे कबाड़ कहते थे, अर्जुन उसे संभावना कहता था। मोहल्ले के लोग उसे कबाड़ी का बेटा कहकर बुलाते थे, लेकिन उसके पिता रामदीन उसे अपना विश्वकर्मा मानते थे। रामदीन एक पुराने से गोदाम में काम करता था, जहां शहर भर का टूटा फूटा सामान आता था। पंखे, कूलर, रेडियो और कभी कभी सेना की पुरानी गाड़ियों के कलपुर्जे। अर्जुन का बचपन इन्हीं लोहे के टुकड़ों के बीच गुजरा था। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, अर्जुन पुराने डायनेमो और तांबे की तारों से खेलता था। उसे मशीनों की भाषा समझ आती थी। वह सुन सकता था कि एक इंजन क्यों खांस रहा है या एक पंखा क्यों रो रहा है। एक उमस भरी शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नहीं थी। अर्जुन अपनी छोटी सी कोठरी के बाहर बैठा एक पुराने स्कूटर के इंजन को साफ कर रहा था। उसके पास औजारों के नाम पर सिर्फ एक पेचकस और एक पुरानी प्लास थी। तभी गली के नुक्कड़ से एक जोर की आवाज आई, 70 को कहां नहीं। अरे ओ वैज्ञानिक, आज क्या बना रहा है? उड़ने वाली खटिया? यह आवाज गगन की थी, इलाके का एक मनचला लड़का जो अक्सर अर्जुन का मजाक उड़ाता था। उसके साथ खड़े 2-3 लड़के जोर से हंसे। अर्जुन ने सिर नहीं उठाया। उसने बस इतना कहा, हंस ले गगन भाई, जिस दिन यह मशीन बोलेगी उस दिन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। गगन ने तंज कसते हुए कहा, अरे रहने दे, तेरे बाप की कमाई में तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आती है और तू सपने देख रहा है आसमान में उड़ने के। ये कबाड़ बेच दे, शायद घर में थोड़ा राशन आ जाए। अर्जुन का हाथ एक पल के लिए रुका। बात कड़वी थी लेकिन सच थी। घर के हालात खराब थे। मां को अस्थमा था और पिता की कमर अब बोझ नहीं उठा पाती थी। लेकिन अर्जुन जानता था कि गरीबी का इलाज सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक बड़ा आविष्कार है। उसने इंजन पर कपड़ा मारा और चुपचाप अपने काम में लग गया। तभी दूर कहीं से सायरन की आवाज सुनाई दी। पहले धीमी, फिर तेज। मोहल्ले में हलचल मच गई। लोग छतों पर चढ़ने लगे। अर्जुन भी खड़ा हो गया। धुआं उठ रहा था, गहरा काला धुआं। यह धुआं शास्त्री नगर के बीचों बीच स्थित एक पुरानी कपड़ा फैक्ट्री से आ रहा था। वह फैक्ट्री 4 मंजिला थी और चारों तरफ से झुग्गियों से घिरी हुई थी। आग, आग लग गई, किसी ने चिल्लाया। गलियों में भगदड़ मच गई। लोग बाल्टियां लेकर दौड़े, लेकिन आग विकराल थी। लपटें खिड़कियों से बाहर निकलकर नाच रही थीं, जैसे कोई भूखा राक्षस सब कुछ निगलने को तैयार हो। अर्जुन भी दौड़ा। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि आग 3री मंजिल तक पहुंच चुकी थी। नीचे भीड़ जमा थी, चीख पुकार मची थी। दमकल कहां है? दमकल को फोन करो, एक बुजुर्ग औरत चिल्ला रही थी। फोन किया है, लेकिन वो अंदर कैसे आएगी? किसी आदमी ने हताशा में कहा, सड़क पर जाम है और यह गली इतनी पतली है कि टेम्पो भी नहीं आ सकता। दमकल तो बहुत दूर की बात है। अर्जुन का दिल बैठ गया। यह इस इलाके की सबसे बड़ी बदनसीबी थी। यहां मौत दरवाजे तक आ सकती थी, लेकिन मदद नहीं। उसने ऊपर देखा। 3री मंजिल की एक खिड़की पर कुछ परछाइयां हिल रही थीं। 2 बच्चे और एक महिला। वे मदद के लिए हाथ हिला रहे थे, लेकिन नीचे से ऊपर तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। सीढ़ियां जल चुकी थीं। भीड़ बेबस थी। कुछ लोग नीचे गद्दे बिछा रहे थे, यह उम्मीद करते हुए कि शायद वे ऊपर से कूदेंगे, लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। अर्जुन की मुट्ठियां भिंच गईं। उसका दिमाग मशीनों की तरह चलने लगा। अगर सीढ़ियां नहीं हैं तो क्या? अगर रास्ता नहीं है तो क्या हम इन्हें ऐसे ही मरने देंगे? तभी एक जोरदार धमाका हुआ। शायद कोई सिलेंडर फटा था। आग का एक गोला बाहर निकला और भीड़ पीछे हट गई। ऊपर फंसे लोगों की चीखें अब धीमी होने लगी थीं। धुएं ने उन्हें घेर लिया था। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे याद आया 2 साल पहले का वो दिन, जब उसके अपने चाचा
इसी तरह एक आग में जलकर मर गए थे क्योंकि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई थी। उस दिन अर्जुन ने कसम खाई थी। वह कसम आज उसके सीने में आग की तरह जल रही थी। आधे घंटे बाद जब दमकल की गाड़ियां मुख्य सड़क पर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे पाइपें जोड़ते रहे लेकिन पानी की बौछार उन तक नहीं पहुंच पाई। वो 3 जानें, वो उम्मीदें सब उस काले धुएं में विलीन हो गईं। आग बुझने के बाद सिर्फ राख बची और लोगों का गुस्सा। रात के सन्नाटे में अर्जुन अपनी छत पर बैठा आसमान को घूर रहा था। उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसके कानों में उन बच्चों की चीखें गूंज रही थीं। उसके पास खड़े पिताजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सो जा बेटा, जो होना था वो हो गया। हम गरीब लोग हैं, हमारी किस्मत में यही लिखा है, रामदीन ने भारी आवाज में कहा। अर्जुन ने पलटकर पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे। नहीं पिताजी, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। यह किस्मत नहीं है, यह लाचारी है और मैं इस लाचारी को खत्म करूंगा। अगर सड़कें हमें वहां तक नहीं ले जा सकती तो हम सड़कों का मोहताज क्यों रहें? अगर मदद जमीन से नहीं आ सकती तो वो आसमान से आएगी। रामदीन को समझ नहीं आया कि उसका बेटा क्या कह रहा है। आसमान से? तू क्या फरिश्ता बुलाएगा? फरिश्ता नहीं पिताजी, विज्ञान। मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा जो भीड़, ट्रैफिक और तंग गलियों की परवाह नहीं करेगा, जो सीधे वहां पहुंचेगा जहां मौत तांडव कर रही हो। अगली सुबह से ही अर्जुन का जीवन बदल गया। अब वह सिर्फ कबाड़ इकट्ठा नहीं कर रहा था, वह खजाना ढूंढ रहा था। वह शहर के सबसे बड़े कबाड़ बाजार मायापुरी गया। वहां उसे वह सब कुछ मिल सकता था जिसे दुनिया ने नकार दिया था। उसकी नजरें एक खास चीज को तलाश रही थीं। उसे चाहिए थी ताकत, इतनी ताकत जो एक इंसान को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उठा सके। कई दिनों की खोजबीन के बाद उसे एक कोने में पड़ी एक पुरानी जंग खाई हुई मशीन दिखी। यह एक पुराना ड्रोन इंजन था जो शायद सेना या किसी बड़े सर्वे कंपनी का रहा होगा। यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, लेकिन अर्जुन ने उसके अंदर की तांबे की वाइंडिंग को देखा। वह अभी भी जीवित थी। दुकानदार ने उसे हिकारत से देखा। अरे ओ लड़के, यह तेरे काम का नहीं है, यह भारी है और खराब भी। तू लोहे के भाव में ले जा। अर्जुन ने अपनी जमा पूंजी, जो उसने महीनों से एक मिट्टी की गुल्लक में जमा की थी, निकालकर मेज पर रख दी। मुझे यह चाहिए काका, और साथ में वो पुराने मोटरसाइकिल के 2 साइलेंसर भी। दुकानदार हंसा, लेकिन पैसे गिनते हुए उसने सामान दे दिया। अर्जुन उस भारी इंजन को अपनी पीठ पर लादकर घर लाया। वह इंजन उसके वजन से भी भारी था, लेकिन उसके संकल्प से हल्का। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। अर्जुन का वर्कशॉप उसकी घर की छोटी सी छत थी। उसने वहां टीन की चादरों से एक शेड बनाया ताकि धूप और बारिश से बचा जा सके। उसने दीवारों पर कोयले से बड़े बड़े नक्शे बनाए। ये नक्शे किसी किताब से नहीं आए थे, ये उसके दिमाग की उपज थे। उसका विचार एक जेट पैक बनाने का था, एक ऐसा बैग जिसे पहनकर इंसान हवा में उड़ सके और आग बुझा सके। लेकिन समस्या यह थी कि जेट पैक बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। अर्जुन के पास न तो पैसा था, न ही प्रयोगशाला। उसके पास था तो सिर्फ भारतीय जुगाड़। उसने पुराने गैस सिलेंडरों को काटकर ईंधन की टंकी बनाई। मोटरसाइकिल के हैंडल बार को उसने नियंत्रण यंत्र कंट्रोलर में बदल दिया। सबसे बड़ी चुनौती थी संतुलन। हवा में उड़ना आसान है, लेकिन एक जगह स्थिर रहना और आग बुझाना यह बहुत मुश्किल था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। अर्जुन का शरीर सूख कर कांटा हो गया था। उसके बालों में धूल जम गई थी। मोहल्ले वाले अब उसे पागल कहने लगे थे। देख लो, रामदीन का लड़का अब तो घर से भी नहीं निकलता, बस छत पर खटपट करता रहता है। लगता है दिमाग फिर गया है। पड़ोस की चाची ने अपनी छत से ताना मारा। अर्जुन की मां सुमित्रा खाना लेकर ऊपर आती। वह देखती कि उनका बेटा पसीने में लथपथ, तेल और कालिक में सना हुआ, तारों के जंजाल में उलझा है। बेटा, खाना तो खा ले, देख तेरी क्या हालत हो गई है, मां ने प्यार से कहा। अर्जुन ने एक तार को कसते हुए कहा, मां बस थोड़ा सा और। जिस दिन यह मशीन चलेगी उस दिन तू देखेगी तेरा बेटा क्या कर सकता है। फिर कोई नहीं कहेगा कि हम लाचार हैं। एक दिन अर्जुन को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इंजन तो चल गया था, लेकिन वह बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था। इतना गर्म कि वह पहनने वाले की पीठ जला सकता था। उसे एक शीतलन प्रणाली, कूलिंग सिस्टम चाहिए थी।
लेकिन बाजार में मिलने वाले कूलेंट बहुत महंगे थे। अर्जुन हताश होकर गली में बैठ गया। तभी उसकी नजर एक गन्ने के रस निकालने वाली मशीन पर पड़ी। मशीन के इंजन पर पानी टपक रहा था ताकि वह ठंडा रहे। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। सादा पानी और तांबे की पाइपें। उसने पुराने रेफ्रिजरेटर फ्रिज के पीछे लगी तांबे की जालीदार पाइपों कंडेंसर कॉइल का इस्तेमाल किया। उसने उन पाइपों को इंजन के चारों ओर लपेटा और उसमें पानी का एक छोटा पंप लगा दिया। यह एक सस्ता लेकिन बेहद कारगर उपाय था। आखिरकार वह दिन आ गया। दिवाली की रात थी। पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ था। पटाखे फूट रहे थे और हवा में बारूद की गंध थी। अर्जुन ने अपनी मशीन को तैयार कर लिया था। यह दिखने में बहुत सुंदर नहीं थी। लोहे की वेल्डिंग जगह जगह से दिख रही थी। तारें टेप से चिपकाई गई थीं और वह किसी कबाड़ के ढेर जैसी लग रही थी। लेकिन अर्जुन के लिए यह दुनिया की सबसे सुंदर चीज थी। उसने इसका नाम रखा था पवन पुत्र। उसने अपने पिता को बुलाया। रामदीन ऊपर आए। मशीन को देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। यह क्या है अर्जुन? यह मेरा सपना है पिताजी, और आज मैं इसे परखूंगा। अर्जुन ने भारी भरकम मशीन को अपनी पीठ पर बांधा। पट्टे उसने पुरानी कार की सीट बेल्ट से बनाए थे। उसने हेलमेट पहना, जो असल में एक पुराना क्रिकेट हेलमेट था जिसमें उसने वेल्डिंग वाला कांच लगा दिया था। बेटा, यह खतरनाक हो सकता है। मां डर के मारे कांप रही थी। डर के आगे ही जीत है मां, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मशीन का स्टार्टर दबाया। पहले इंजन खांसा, फिर एक जोर की घरघराहट हुई। छत कांपने लगी। धूल का गुबार उठा। रामदीन और सुमित्रा पीछे हट गए। इंजन की आवाज किसी शेर की दहाड़ जैसी थी। अर्जुन ने अपने हाथों में पकड़े थ्रॉटल रेस को धीरे से घुमाया। इंजन की आवाज की तरफ से नीचे लगे नोजल से हवा का तेज दबाव निकला। अर्जुन के पैर जमीन से 1 इंच ऊपर उठे। वह हवा में था, भले ही सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन वह जमीन छोड़ चुका था। उसका संतुलन डगमगाया और वह धम से नीचे गिर गया। मशीन बंद हो गई। रामदीन दौड़कर पास आए। चोट तो नहीं लगी? अर्जुन धूल झाड़ते हुए खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। नहीं पिताजी, आज मैं गिरा हूं, लेकिन मुझे पता चल गया है कि संतुलन कैसे बनाना है। यह मशीन काम करती है, यह उड़ सकती है। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी रात शहर के दूसरे कोने में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो अर्जुन और उसकी मशीन की असली परीक्षा लेने वाली थी। शहर के बीचों बीच स्थित रॉयल प्लाजा में, जो कि एक 20 मंजिला इमारत थी और जिसमें कई बड़े दफ्तर और गोदाम थे, एक शॉर्ट सर्किट हुआ। दिवाली की छुट्टी होने के कारण इमारत लगभग खाली थी, लेकिन 15वीं मंजिल पर कॉल सेंटर में कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे। आग नीचे की मंजिलों से शुरू हुई और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ी। लिफ्ट बंद हो गई। सीढ़ियां धुएं से भर गईं। वो 20-25 लोग ऊपर फंस गए। सायरन बजने लगे। शहर की सारी दमकल गाड़ियां वहां पहुंच गईं, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। इमारत के सामने एक कारी बंदे बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था दिवाली मेले का, जिसने मुख्य रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। और जो हाइड्रोलिक सीढ़ियां लैडर्स दमकल के पास थीं, वे सिर्फ 10वीं मंजिल तक पहुंच सकती थीं। 15वीं मंजिल, मौत का जाल। मीडिया वहां पहुंच चुका था। टीवी पर लाइव प्रसारण शुरू हो गया। पूरा देश देख रहा था कि कैसे आग की लपटें उन बेगुनाह लोगों की तरफ बढ़ रही थीं। लोग खिड़कियों से तौलिए हिला रहे थे, चीख रहे थे। अर्जुन के घर में भी पुराना टीवी चल रहा था। उसने देखा, एंकर चिल्ला रहा था, प्रशासन लाचार है, सीढ़ियां छोटी पड़ रही हैं, क्या कोई चमत्कार इन लोगों को बचा पाएगा? अर्जुन ने टीवी स्क्रीन को देखा, फिर अपनी मशीन को। उसने अपने पिता की आंखों में देखा। रामदीन समझ गए। एक बाप का दिल कांप रहा था, लेकिन एक भारतीय का जमीर उसे रोक नहीं पाया। जा बेटा, रामदीन ने कहा, आज दिखा दे दुनिया को कि कबाड़ क्या कर सकता है। अर्जुन ने अपना पवन पुत्र उठाया, लेकिन वह वहां तक जाएगा कैसे? रास्ता बंद है। उसने अपनी पुरानी साइकिल निकाली। मशीन बहुत भारी थी, साइकिल पर रखना मुश्किल था। तभी उसका दोस्त समीर, जो एक ऑटो रिक्शा चलाता था, वहां आ गया। बैठ जल्दी, समीर ने चिल्लाया। मैंने टीवी देखा, मुझे पता था तू रुकने वाला नहीं है। ऑटो हवा से बातें करने लगा। अर्जुन पीछे बैठा अपनी मशीन के पुर्जों को आखिरी बार चेक कर रहा था। उसके दिल की धड़कन इंजन की आवाज से तेज थी। जब वे रॉयल प्लाजा के पास पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। रुको, आगे जाना मना है, एक हवलदार ने डंडा दिखाया। समीर ने ब्रेक मारे। साहब, यह लड़का मदद कर सकता है,
इसके पास ऊपर जाने का रास्ता है। हवलदार ने अर्जुन को देखा। फटे हुए कपड़े, पीठ पर कबाड़ जैसा दिखने वाला अजीब सा यंत्र। वह हंस पड़ा। क्या मजाक है? यहां बड़े बड़े अफसर फेल हो गए और तू यह लोहे का कनस्तर लेकर आग बुझाएगा? भाग यहां से, वरना हवालात में डाल दूंगा। भीड़ जमा हो गई। लोग तमाशबीन बने हुए थे। ऊपर से एक महिला के चीखने की आवाज आई। वह खिड़की के मुंडेर पर लटकी हुई थी। अर्जुन के पास बहस करने का वक्त नहीं था। उसने हवलदार की आंखों में देखा और कहा, साहब, अगर मैं फेल हुआ तो मुझे जेल में डाल देना, लेकिन अगर मैंने कोशिश नहीं की तो उन लोगों की मौत का बोझ आपकी वर्दी पर भी होगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि हवलदार एक पल के लिए सहम गया। तभी वहां सेना का एक अधिकारी, कर्नल विक्रम सिंह, जो राहत कार्य का जायजा ले रहे थे, वहां आ गए। उन्होंने अर्जुन की पीठ पर बंधे यंत्र को गौर से देखा। एक अनुभवी सैनिक की नजर ने पहचान लिया कि यह कोई खिलौना नहीं है। जाने दो इसे, कर्नल ने कड़क आवाज में कहा। लेकिन सर, यह बच्चा है, हवलदार ने कहना चाहा। मैंने कहा जाने दो, कर्नल ने आदेश दिया। फिर अर्जुन की ओर मुड़कर बोले, बेटे, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है और याद रखना, ऊपर हवा बहुत तेज होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने मशीन चालू की। भीड़ के बीच सन्नाटा छा गया। इंजन की घरघराहट ने सायरन की आवाजों को भी दबा दिया। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। हे बजरंगबली, रक्षा करना। उसने थ्रॉटल दबाया। धूल उड़ी और देखते ही देखते सबके आश्चर्य के बीच अर्जुन जमीन से ऊपर उठने लगा। पहले 5 फीट, फिर 10 फीट। वह किसी पक्षी की तरह नहीं, बल्कि एक रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। भीड़ से एक साथ ओह की आवाज निकली। कैप्लकियाप, मैकिन, लाको, माकिन। वह तेजी से ऊपर उठा। पहली मंजिल, दूसरी, 5वीं। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। इंजन की गर्मी उसकी पीठ को जला रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ 15वीं मंजिल की उस खिड़की पर था। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, धुआं गाढ़ा होता जा रहा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। 10वीं मंजिल पर पहुंचकर उसे हवा का एक तेज झोंका लगा। उसका संतुलन बिगड़ा। वह हवा में गोल घूमने लगा। नीचे खड़ी भीड़ की सांसें थम गईं। रामदीन और समीर, जो बैरिकेड के पास खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। संभाल खुद को अर्जुन, संभाल, समीर चिल्लाया। हालांकि उसकी आवाज ऊपर तक नहीं जा सकती थी। अर्जुन ने दांत भींचे। उसने अपने शरीर का वजन विपरीत दिशा में डाला और थ्रॉटल को एडजस्ट किया। उसने अपनी बनाई हुई जायरोस्कोप प्रणाली पर भरोसा किया। धीरे धीरे वह स्थिर हो गया। वह 15वीं मंजिल की खिड़की के सामने मडराने लगा। अंदर का दृश्य भयानक था। लोग कोने में दुबके हुए थे। आग उनके बेहद करीब थी। कांच बंद था। उन्हें बाहर निकालने के लिए कांच तोड़ना जरूरी था। अर्जुन के पास कोई हथौड़ा नहीं था। उसने अपने पैरों में पहने हुए लोहे के भारी जूतों, जो उसने खास तौर पर संतुलन और लैंडिंग के लिए बनाए थे, का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह थोड़ा पीछे हटा और फिर पूरी ताकत से आगे बढ़कर खिड़की पर किक मारी। छपाक! कांच टूटकर बिखर गया। धुआं बाहर निकला। अंदर फंसे लोग उसे देखकर ऐसे चौंके जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। हवा में उड़ता हुआ एक इंसान। अर्जुन चिल्लाया, डरो मत, मैं मदद के लिए आया हूं। लेकिन समस्या यह थी कि अर्जुन का जेटपैक सिर्फ एक व्यक्ति का भार उठा सकता था। वह एक बार में सबको नीचे नहीं ले जा सकता था, और आग इतनी तेज थी कि बार बार ऊपर नीचे करने का वक्त नहीं था। अर्जुन ने अपनी कमर से एक मोटा रस्सा निकाला। यह केवलार और नायलॉन से बना रस्सा था, जो उसने सेना के पुराने पैराशूट से निकाला था। उसने रस्से का एक सिरा खिड़की की ग्रिल से मजबूती से बांधा। इस रस्से को पकड़ो, उसने लोगों से कहा। नीचे दमकल वालों ने जाल बिछाया है, डरो मत, बस सरकते हुए जाओ। लोगों में हिम्मत आ गई। उन्होंने रस्से को पकड़ा, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी, जो धुएं की वजह से बेहोश हो रहे थे, रस्सा नहीं पकड़ सकते थे। आग उनके बहुत करीब थी। अर्जुन समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने रस्सा दूसरों के लिए छोड़ दिया और खुद अंदर कूद गया। मशीन की भारी आवाज के साथ वह फर्श पर उतरा। उसने बुजुर्ग को अपनी पीठ पर लाद लिया। बाबा, कस के पकड़ना, अर्जुन ने कहा। अब चुनौती दोगुनी थी। मशीन पर अर्जुन का वजन, मशीन का खुद का वजन और उस बुजुर्ग का वजन। क्या पवन पुत्र इतना बोझ उठा पाएगा? इंजन पहले ही गर्म हो चुका था। चेतावनी की लाल बत्ती जल रही थी। अर्जुन ने थ्रॉटल को पूरा घुमा दिया। इंजन चीख उठा। वह खिड़की से बाहर निकला। मशीन कांप रही थी।
वे नीचे गिरने लगे। भीड़ चीख पड़ी। गुरुत्वाकर्षण उन्हें नीचे खींच रहा था। उठो, उठो, अर्जुन खुद पर चिल्लाया। जमीन से मात्र 50 फीट ऊपर इंजन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। गिरने की रफ्तार धीमी हुई। धूल और धुएं के गुबार के बीच अर्जुन ने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जमीन को हुआ। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, इंजन से फस की आवाज आई और वह बंद हो गया। उसमें से काला धुआं निकल रहा था। वह पूरी तरह जल चुका था, लेकिन वे सुरक्षित थे। भीड़ एक पल के लिए शांत रही, फिर जो शोर उठा उसने आसमान हिला दिया। लोग बैरिकेड तोड़कर आगे भागे। उन्होंने अर्जुन को कंधों पर उठा लिया। भारत माता की जय, अर्जुन भैया की जय के नारे लगने लगे। कर्नल विक्रम सिंह भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उन्होंने अर्जुन को नीचे उतरवाया। अर्जुन का चेहरा काला था, बाल झुलस गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। कर्नल ने उसे सैल्यूट किया, एक असली फौजी वाला सैल्यूट। बेटे, आज तुमने जो किया है वो कोई मशीन नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक जांबाज कर सकता है। यह देश तुम्हारा कर्जदार है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, सर, मैं तो बस कबाड़ जोड़ता हूं, जान तो भगवान ने बचाई है। यह घटना सिर्फ एक शुरुआत थी। उस रात की वीडियो वायरल हो गई। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की एक तंग गली के लड़के ने कबाड़ से वो बना दिया जो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास नहीं था। लेकिन अर्जुन की कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह तो बस पहला अध्याय खत्म था। अभी उसे देश की सरहदों पर जाना था, जहां दुश्मन अपनी आधुनिक तकनीकों के साथ भारत को ललकार रहा था, और अर्जुन का कबाड़ अब उनका सबसे बड़ा काल बनने वाला था। अर्जुन की उस उड़ान ने सिर्फ 15वीं मंजिल के लोगों को ही नहीं बचाया था, बल्कि उसने पूरे देश की उम्मीदों को भी पंख दे दिए थे। अगली सुबह जब शास्त्री नगर में सूरज उगा, तो वह रोज जैसा सूरज नहीं था। गलियों में मीडिया की ओबी वैन्स खड़ी थीं। जिन लोगों ने कल तक अर्जुन को पागल वैज्ञानिक कहकर ताने मारे थे, आज वे कैमरों के सामने गर्व से कह रहे थे, हम तो बचपन से जानते थे कि यह लड़का कुछ बड़ा करेगा। अर्जुन के घर के बाहर फूलों का ढेर लगा था। उसके पिता रामदीन, जो हमेशा झुकी हुई कमर के साथ चलते थे, आज सीना तान कर खड़े थे। लेकिन अर्जुन, वह अभी भी अपनी छत पर बैठा था, अपने जले हुए पवन पुत्र मशीन को देख रहा था। उसके लिए वह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वह उसका साथी था, जिसने अपनी जान देकर दूसरों को बचाया था। तभी भीड़ में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पुलिस वाले रास्ता बनाने लगे। एक गहरे हरे रंग की जिप्सी अर्जुन के घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से कर्नल विक्रम सिंह उतरे। उनकी वर्दी पर लगे मेडल धूप में चमक रहे थे। उनके साथ 2 और अधिकारी थे। रामदीन ने घबराकर हाथ जोड़े। साहब, कोई गलती हो गई क्या? कर्नल मुस्कुराए। नहीं बाबा, गलती तो उन लोगों ने की थी जिन्होंने अब तक इस हीरे को कबाड़ में छोड़ रखा था। कर्नल सीधे छत पर गए। अर्जुन ने उन्हें देखा और खड़ा हो गया। अर्जुन, कर्नल ने गंभीर आवाज में कहा, कल तुमने जो किया वह वीरता थी, लेकिन वह सिर्फ एक शुरुआत थी। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देने आया हूं। अर्जुन ने प्रश्न भरी निगाहों से देखा। मैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डारडी की एक विशेष इकाई से हूं। हम सीमा पर तैनात अपने जवानों के लिए नई तकनीक बनाते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथों में जो जादू है, उसकी जरूरत यहां गलियों में नहीं, सरहद पर है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। देश की सेवा, फौज के साथ काम करना, यह तो एक ऐसा सपना था जो उसने देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। उसने अपने पिता की ओर देखा। रामदीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर सहमति दी। जा बेटा, रामदीन ने कहा, तेरा हुनर अब इस घर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। विदाई का पल भावुक था। मां ने अर्जुन के माथे पर दही चीनी का टीका लगाया। अपना ख्याल रखना बेटा, और याद रखना, चाहे तुम कितने भी बड़े अफसर बन जाओ, अपनी जड़ों को मत भूलना। अर्जुन ने अपनी पुरानी औजारों की पेटी उठाई, वही पेटी जिसमें जंग लगा पेचकस और पुरानी प्लास थी, और जिप्सी में बैठ गया। जैसे ही गाड़ी धूल उड़ाती हुई शास्त्री नगर से बाहर निकली, अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी दुनिया पीछे छूट रही थी और एक अनजान चमकदार दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। कर्नल उसे शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बने एक उच्च सुरक्षा वाले परिसर में ले गए। यह जगह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी थी। चारों तरफ ऊंचे टावर, रडार और हथियारबंद पहरेदार। जब अर्जुन ने मुख्य भवन में प्रवेश किया तो उसे ठंडक महसूस हुई। वहां एसी चल रहा था, सब कुछ सफेद और चमकदार था।
वैज्ञानिक सफेद कोट पहने घूम रहे थे, हाथों में टैबलेट और फाइलें थीं। अर्जुन अपने साधारण कपड़ों और पुरानी चप्पलों में वहां एकदम बेमेल लग रहा था। किसी ने उसे घूर कर देखा, किसी ने नाक सिकोड़ी। कर्नल उसे सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। वहां एक बड़ी मेज के चारों ओर देश के कुछ सबसे बेहतरीन दिमाग बैठे थे। उनमें सबसे प्रमुख थे डॉ आर्यन खन्ना। डॉ आर्यन युवा थे, शायद 30 साल के आसपास, और उन्होंने विदेश से रोबोटिक्स में पीएचडी की थी। उनके चेहरे पर बुद्धिमानी थी, लेकिन साथ ही एक प्रकार का अहंकार भी था जो अक्सर बड़ी डिग्रियों के साथ आता है। कर्नल ने परिचय दिया। सज्जनों, यह अर्जुन है, वही लड़का जिसने कल दिल्ली में आग से लोगों को बचाया था। मैंने इसे अपनी टीम प्रोजेक्ट प्रहरी में शामिल किया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉ आर्यन ने अपना चश्मा ठीक किया और अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। कर्नल, डॉ आर्यन ने अंग्रेजी लहजे में हिंदी बोली, यह कोई सर्कस नहीं है, यह देश की सबसे संवेदनशील प्रयोगशाला है। हम यहाँ क्वांटम फिजिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, और आप एक कबाड़ी वाले को यहाँ ले आए। क्या इसने कभी स्कूल का मुंह भी देखा है? अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह वही भाषा थी, वही अपमान था जो उसने पूरी जिंदगी सुना था, बस शब्द थोड़े महंगे थे। कर्नल की आवाज सख्त हो गई। डॉक्टर आर्यन, युद्ध के मैदान में डिग्रियां नहीं, नतीजे काम आते हैं, और अर्जुन ने वह नतीजा दिया है जो आपकी करोड़ों की मशीनें नहीं दे पाईं। डॉ आर्यन हंस पड़े। एक बार तुक्का लग गया तो इसका मतलब यह नहीं कि यह वैज्ञानिक बन गया। खैर, अगर आपको शौक है तो इसे रख लीजिए, शायद यह लैब की सफाई करने के काम आ जाए। बाकी वैज्ञानिक दबी हुई हंसी हंसने लगे। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसे थप्पड़ मार रहा हो। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन कर्नल ने उसे इशारे से रोक दिया। अर्जुन को एक मौका दिया जाएगा, कर्नल ने कहा। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। कमरे की रोशनी कम हुई और एक बड़ी स्क्रीन पर नक्शा उभरा। यह कश्मीर का नक्शा था, बर्फीली चोटियां और घने जंगल। समस्या गंभीर है, कर्नल ने ब्रीफिंग शुरू की। सेक्टर 4 में, जिसे हम मौत की घाटी कहते हैं, वहां पिछले 1 महीने में घुसपैठ बढ़ी है। दुश्मन कोहरे और बर्फबारी का फायदा उठाकर हमारे इलाके में घुस रहे हैं। हमारे पास वहां थर्मल कैमरे हैं, मोशन सेंसर हैं। लेकिन क्या? अर्जुन ने अनजाने में पूछा। डॉ आर्यन ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी कीड़े को देख रहे हों। लेकिन मिस्टर कबाड़ी, वहां तापमान -20 डिग्री तक जाता है। हमारी बैटरियां काम करना बंद कर देती हैं। बर्फ की मोटी परत सेंसर को ढक लेती है और कोहरे में थर्मल कैमरे अंधे हो जाते हैं। दुश्मन सफेद कपड़े पहनकर आता है और गायब हो जाता है। कर्नल ने आगे कहा, हमें एक ऐसा समाधान चाहिए जो बिना बिजली के काम करे, जो बर्फ में दबे होने पर भी सिग्नल दे सके। डॉ आर्यन की टीम ने एक लेजर बार्ड लेजर फेंस बनाई थी, लेकिन वह भी बर्फबारी में फेल हो गई। हमारे जवान हर रात अपनी जान जोखिम में डालकर गश्त लगा रहे हैं। अर्जुन नक्शे को घूरता रहा। उसका दिमाग शास्त्री नगर के कबाड़खाने में वापस चला गया। उसने सोचा, जब बिजली नहीं होती थी तब हम कैसे पता करते थे कि कोई आ रहा है। ब्रीफिंग खत्म हुई। डॉ आर्यन उठते हुए अर्जुन के पास से गुजरे। सुनो लड़के, यहां कैंटीन में बर्तन धोने की जगह खाली है, वहां कोशिश करो। विज्ञान तुम्हारे बस की बात नहीं है। अर्जुन चुप रहा। उसे एक छोटा सा कमरा दिया गया जो लैब के स्टोर रूम के पास था। वहां न एसी था, न बड़ी खिड़कियां। उसे कोई कंप्यूटर नहीं दिया गया, कोई सहायक नहीं, बस एक मेज और कुर्सी। अगले 2 दिन अर्जुन के लिए नर्क जैसे थे। कोई उससे बात नहीं करता था। जब वह लैब में जाता तो वैज्ञानिक अपनी फाइलें छिपा लेते। उसे किसी भी मशीन को छूने की इजाजत नहीं थी। वह बस दूर से देखता रहता। तीसरे दिन वह लैब के बाहर बगीचे में बैठा था। वह उदास था। उसे घर की याद आ रही थी। उसे लगा कि शायद डॉ आर्यन सही थे, यह जगह उसके लिए नहीं है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। कुछ चींटियां एक कतार में जा रही थीं। उसने देखा कि एक चींटी रास्ता भटक गई, लेकिन जैसे ही दूसरी चींटी ने जमीन पर कंपन किया, वह वापस कतार में आ गई। अर्जुन के दिमाग में एक बिजली कौंधी, कंपन, वाइब्रेशन। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसे वाइब्रेशन मोड पर डाला। उसने उसे जमीन पर रखा और कान लगाया। उसे दूर चल रही गाड़ियों की धमक सुनाई दी। बर्फ, अर्जुन बड़बड़ाया। बर्फ आवाज को सोख लेती है, लेकिन कंपन को नहीं। अगर हम जमीन को ही कान बना दें तो? वह दौड़ा दौड़ा वर्कशॉप की तरफ गया। इस बार उसने किसी की परवाह नहीं की।
उसने कबाड़ के ढेर स्क्रैप यार्ड का रास्ता पूछा। एक गार्ड ने उसे पीछे की तरफ इशारा किया। वहां पुराने रडार, टूटे हुए रेडियो सेट और खराब गाड़ियों का अंबार लगा था। अर्जुन के लिए यह स्वर्ग था। उसने काम करना शुरू किया। उसे कोई हाईटेक चिप नहीं चाहिए थी। उसे चाहिए थे पुराने स्पीकर के चुंबक, मैग्नेट्स और तांबे की तारें, कॉपर। इन डेजर्ट विथ रीपोर्ट टेक्सास, उसने एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल ली। उसके अंदर एक स्प्रिंग लटकाया और स्प्रिंग के नीचे एक छोटा सा चुंबक बांध दिया। बोतल के बाहर उसने तांबे की तार की कुंडली, कॉइल, लपेटी। यह एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत था। स्प्रिंगें पाती बात कर रहे हैं। जब भी जमीन हिलेगी, स्प्रिंग हिलेगा, चुंबक हिलेगा तो तार में बिजली पैदा होगी। वही बिजली एक सिग्नल भेजेगी। इसे चलाने के लिए बैटरी की जरूरत नहीं थी। दुश्मन के कदमों की आहट ही इसकी बैटरी थी। उसने ऐसे 10 यंत्र बनाए। उन्हें जोड़ने के लिए उसने पुराने टेलीफोन की तारों का इस्तेमाल किया। शाम को जब आर्यन अपनी टीम के साथ लैब से निकल रहे थे, अर्जुन उनके रास्ते में खड़ा हो गया। उसके हाथ गंदे थे, कपड़े पर ग्रीस लगा था। सर, अर्जुन ने कहा, मेरे पास एक समाधान है। आर्यन रुके। उनके साथी हंसे। ओह, तो कबाड़ी वाले ने कुछ बनाया है? क्या बनाया है? कबाड़ से खिलौना? नहीं सर, अर्जुन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने भूकंप बनाया है। कर्नल विक्रम भी वहां आ गए। क्या बात है अर्जुन? अर्जुन ने अपनी प्लास्टिक की बोतल दिखाई। सर, आपकी महंगी मशीनें इसीलिए फेल हो रही हैं क्योंकि वे देखने की कोशिश कर रही हैं और उस मौसम में आंखें धोखा देती हैं। लेकिन धरती कभी झूठ नहीं बोलती। जब कोई इंसान चलता है सरकार के बाद आपके देश में तो धरती कांपती है। यह यंत्र उस कंपन को पकड़ लेगा। आर्यन ने बोतल छीन ली और उसे उलट पुलट कर देखा। यह क्या कचरा है? एक बोतल, एक स्प्रिंग। तुम चाहते हो कि हम सीमा पर प्लास्टिक की बोतलें लगाएं? यह मजाक है कर्नल, यह हमारी तौहीन है। यह काम करेगा सर, अर्जुन ने जोर देकर कहा। इसमें कोई बैटरी नहीं है जो ठंड में मरेगी, कोई लेंस नहीं है जो धुंधला होगा। यह शुद्ध भौतिकी फिजिक्स है। आर्यन ने बोतल को कूड़ेदान की तरफ फेंकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन कर्नल ने उनका हाथ पकड़ लिया। एक टेस्ट, कर्नल ने कहा, सिर्फ एक टेस्ट। अगले दिन लैब के सिमुलेशन रूम में स्नो चैम्बर बर्फ का कमरा तैयार किया गया। वहां का तापमान -25 डिग्री कर दिया गया। कृत्रिम बर्फबारी शुरू की गई। कमरे के एक तरफ आर्यन के अत्याधुनिक सेंसर लगाए गए जिनकी कीमत लाखों में थी। दूसरी तरफ बर्फ के नीचे अर्जुन की प्लास्टिक की बोतलें दबी थीं। टेस्ट शुरू करो, कर्नल ने आदेश दिया। एक कमांडो को घुसपैठिया बनकर धीरे धीरे चलने के लिए कहा गया। वह बेहद सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पांव चला। आर्यन कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे थे। नो सिग्नल, थर्मल कैमरा ब्लैंक है, मोशन सेंसर एक्टिव नहीं हुआ, बर्फ बहुत घनी है। कर्नल ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन के पास कोई कंप्यूटर नहीं था। उसने एक पुराने रेडियो को अपने यंत्रों से जोड़ रखा था। रेडियो से सिर्फ शू शू की आवाज आ रही थी। कमांडो ने एक और कदम बढ़ाया, बेहद हल्का कदम। अचानक अर्जुन के रेडियो से एक तेज आवाज आई, खड़ खड़ खड़। सब चौंक गए। कमांडो रुका, आवाज बंद हो गई। उसने फिर कदम बढ़ाया, खड़ खड़ खड़। अर्जुन ने रेडियो की आवाज बढ़ाई। 3 कदम, दिशा उत्तर पूर्व, वजन करीब 80 किलो। आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी स्क्रीन अभी भी खाली थी। कर्नल विक्रम ने दौड़कर अर्जुन को गले लगा लिया। अविश्वसनीय, तुमने यह कैसे किया? अर्जुन ने आर्यन की तरफ देखा और विनम्रता से कहा, सर, कभी कभी विज्ञान किताबों में नहीं, मिट्टी में होता है। इसे जुगाड़ मत कहिए, यह इम्प्रोवाइजेशन है। उस रात अर्जुन को स्टोर रूम में नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के हॉस्टल में जगह मिली, लेकिन यह जीत अभी अधूरी थी। लैब में टेस्ट पास करना एक बात थी और असली सरहद पर जहां गोलियां चलती हैं वहां सफल होना दूसरी बात। अगले हफ्ते आदेश आया। अर्जुन को अपनी टीम और अपने यंत्रों के साथ कश्मीर जाना था। सेक्टर 4, मौत की घाटी। आर्यन भी साथ जा रहे थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगर अर्जुन का खिलौना फेल हो तो वे बैकअप दे सकें। हेलीकॉप्टर में बैठते समय अर्जुन ने नीचे देखा। पहाड़ सफेद चादर ओढ़े हुए थे, सुंदर लेकिन जानलेवा। उसे नहीं पता था कि वहां सिर्फ मौसम ही उसका दुश्मन नहीं होगा,
सरहद के उस पार कोई था जो भारत की हर चाल पर नजर रख रहा था, और शायद सरहद के इस पार भी कोई था जो नहीं चाहता था कि अर्जुन सफल हो। हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। बर्फीली हवा ने अर्जुन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। यह ठंड दिल्ली की सर्दी जैसी नहीं थी, यह हड्डियों को गला देने वाली ठंड थी। बेस कैंप में तनाव था। एक जवान ने दौड़कर कर्नल को रिपोर्ट दी, सर, कल रात फिर घुसपैठ हुई, हमारे 2 जवान शहीद हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि वे कब आए और कब गए। कर्नल ने मुट्ठी मेज पर मारी। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं अर्जुन, इस पूरे इलाके में अपना जाल बिछा दो, कल रात हम अंधे नहीं रहेंगे। अर्जुन ने अपना बैग उठाया। उसके अंदर प्लास्टिक की बोतलें, तारें और उसका पुराना पेचकस था। वह बर्फ में कदम रखने के लिए तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आर्यन अपनी ईर्ष्या में कुछ ऐसा करने वाले थे जो पूरे मिशन को खतरे में डाल सकता था। बर्फीले तूफान के बीच अर्जुन और सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी निकली। उनका काम था सरहद की नब्ज को पकड़ना। कश्मीर की वादियों में शाम जल्दी ढल जाती है, लेकिन उस दिन अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। सेक्टर 4 की उस चौकी पर हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी सजा जैसा लग रहा था। अर्जुन ने अपनी जैकेट की चेन ऊपर तक चढ़ाई, लेकिन ठंड उसकी हड्डियों के अंदर घुस रही थी। कर्नल विक्रम सिंह ने उसे नक्शा दिखाया। अर्जुन, हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। सूरज डूबने के बाद यहां कुछ दिखाई नहीं देगा। हमें तुम्हारी बोतलें इस लकीर के साथ साथ लगानी है। यह गोस्ट पास है, यहीं से वे घुसते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने अपनी पीठ पर थैला लादा। उसके साथ 4 जवान और आर्यन थे। आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, शायद ठंड की वजह से या शायद कुछ और। बर्फ घुटनों तक गहरी थी, चलना मुश्किल था। अर्जुन हर 50 मीटर पर रुकता, बर्फ में गड्ढा करता और अपनी बनाई हुई सेंसर बोतल को दबा देता। उसने हर बोतल से एक पतली तांबे की तार निकाली और उसे बर्फ के नीचे छिपाते हुए मुख्य बंकर की तरफ ले गया। ध्यान से, अर्जुन ने खुद से कहा, अगर तार टूट गई तो सब खत्म। आर्यन पीछे खड़े होकर देख रहे थे। जब अर्जुन आगे बढ़ा तो आर्यन एक दबी हुई बोतल के पास रुके। उन्होंने चारों तरफ देखा। जवान आगे निकल चुके थे। आर्यन ने अपने जूते की नोक से उस जगह को कुरेदा जहां तार जुड़ी थी। बेवकूफी, आर्यन बड़बड़ाए, यह प्लास्टिक का कचरा देश की सुरक्षा करेगा। अगर यह सफल हो गया तो मेरी डिग्री, मेरी रिसर्च सब मिट्टी में मिल जाएगी। आर्यन ने धीरे से तार को एक ऐसी जगह से मरोड़ दिया जहां से वह प्लास्टिक कोटिंग के अंदर से टूट जाए लेकिन बाहर से साबुत दिखे। यह एक शातिर चाल थी। सर्किट टूट चुका था, लेकिन देखने पर सब ठीक लग रहा था। आर्यन ने बर्फ से तार को ढक दिया और आगे बढ़ गए। रात के 10 बज चुके थे। बंकर के अंदर माहौल तनावपूर्ण था। बाहर बर्फीला तूफान, ब्लिजार्ड शुरू हो चुका था। हवा की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों भूत रो रहे हों। कर्नल विक्रम ने आर्यन की तरफ देखा। डॉक्टर, आपके सिस्टम का क्या हाल है? आर्यन ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई। सर, तूफान की वजह से सैटेलाइट लिंक कमजोर है। थर्मल कैमरों के आगे बर्फ जम गई है। हमें कुछ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन चिंता मत कीजिए, मेरा मोशन रडार अभी भी ऑन है। कर्नल ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन एक कोने में बैठा था। उसके सामने वो पुराना रेडियो रखा था जिसे उसने अपने तारों से जोड़ा था। रेडियो खामोश था। अर्जुन, कर्नल ने पूछा। सब ठीक है सर, अर्जुन ने विश्वास के साथ कहा। जमीन शांत है, इसीलिए मेरा रेडियो शांत है। समय बीतता गया। रात के 2 बजे तूफान और तेज हो गया। विजिबिलिटी, दृश्यता शून्य थी। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अचानक आर्यन के रडार पर एक बीप हुई, लेकिन फिर गायब हो गई। क्या था वो? कर्नल ने पूछा। शायद कोई जानवर होगा सर, या बर्फ का कोई टुकड़ा गिरा होगा। सिग्नल चला गया, आर्यन ने लापरवाही से कहा। लेकिन अर्जुन को कुछ खटक रहा था। उसने अपने रेडियो के वॉल्यूम को और बढ़ाया। सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। यह मुमकिन नहीं है, अर्जुन बुदबुदाया। इतनी तेज हवा चल रही है, पेड़ों की जड़ें हिल रही होंगी। मेरा सेंसर कम से कम हवा के कंपन को तो पकड़ेगा। बिल्कुल सन्नाटा कैसे हो सकता है? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तारों के कनेक्शन को चेक किया। बंकर के अंदर सब ठीक था, मतलब गड़बड़ बाहर थी। सर, कुछ गड़बड़ है? अर्जुन खड़ा हो गया। मेरा सिस्टम पूरी तरह डेड है। ऐसा तभी हो सकता है जब तार कटी हो।
डॉ आर्यन हंस पड़े। कहा था ना कर्नल, यह कबाड़ है, ठंड में तार अकड़कर टूट गई होगी। अब शांति से बैठो और मेरे रडार पर भरोसा करो। तभी बंकर की छत पर संतरी की चीख सुनाई दी। दुश्मन दुश्मन करीब है, फायर। धाय धाय धाय। गोलियों की आवाज से पूरा बंकर गूंज उठा। कर्नल ने अपनी राइफल उठाई। पोजीशन लो। वे कितने हैं? दिख नहीं रहे सर, वे सफेद कपड़ों में हैं, वे हमारे बहुत करीब आ चुके हैं। ऊपर से आवाज आई। डॉ आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन मेरा रडार, उस पर तो कुछ नहीं था। तुम्हारा रडार फेल हो गया आर्यन, कर्नल चिल्लाए। वे इलेक्ट्रॉनिक जैमर साथ लाए हैं, उन्होंने तुम्हारे सिग्नल जैम कर दिए। बंकर के बाहर गोलियां बरस रही थीं। दुश्मन अंधेरे और तूफान की आड़ में आगे बढ़ रहा था। वे कहां हैं, यह किसी को पता नहीं चल रहा था। भारतीय जवान अंधेरे में तीर चला रहे थे। अर्जुन का दिमाग तेजी से चल रहा था। जैमर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रोक सकता है, लेकिन वह एनालॉग तार, एनालॉग वायर को नहीं रोक सकता। उसकी मशीन जैम नहीं हुई थी, वह काटी गई थी। मुझे बाहर जाना होगा, अर्जुन ने कहा। पागल हो गए हो? कर्नल ने उसे पीछे खींचा। बाहर मौत बरस रही है। सर, अगर मैंने वो तार नहीं जोड़ी तो हमें पता नहीं चलेगा कि वे किस दिशा से आ रहे हैं। हम अंधे होकर लड़ रहे हैं, अर्जुन ने कहा और झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसने अपनी जैकेट की जेब में प्लास और टेप डाला और बंकर के पीछे वाले छोटे दरवाजे से बाहर रेंग गया। बाहर ठंड ऐसी थी कि खून जम जाए। गोलियां उसके सिर के ऊपर से सनसनाती हुई निकल रही थीं। अर्जुन बर्फ में पेट के बल रेंग रहा था। उसे उस जंक्शन बॉक्स तक पहुंचना था जो उसने बंकर से 20 मीटर दूर बनाया था। बर्फ उसके मुंह में घुस रही थी। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। उसे याद आया अपनी मां का चेहरा, अपने पिता की उम्मीदें। नहीं, मैं आज हार नहीं सकता। वह जंक्शन बॉक्स तक पहुंचा। उसने तारों को टटोला। अंधेरे में उसे एक तार ढीली लगी। उसने उसे खींचा। वह कटी हुई थी और वह अपने आप ने अर्जुन को समझ आ गया। आर्यन। लेकिन यह वक्त गुस्से का नहीं था। अर्जुन ने अपने दांतों से तार का इंसुलेशन छीला। उसके होंठ कट गए, खून निकला। उसने नंगे हाथों से बर्फीली तारों को आपस में जोड़ा। करंट का एक हल्का झटका लगा, लेकिन कनेक्शन जुड़ गया। बंकर के अंदर वो पुराना रेडियो अचानक जाग उठा। खड़ 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 खड़। आवाज बहुत तेज थी। कर्नल ने रेडियो की तरफ देखा। अर्जुन ने रेडियो के साथ एक कागज चिपका रखा था जिस पर लिखा था, 1 खड़खड़ इग्वाल उत्तर, 2 खड़खड़ इग्वाल पश्चिम। आवाज का पैटर्न साफ था। घड़घड़ घड़घड़ पश्चिम। कर्नल चिल्लाए, वे पश्चिम की तरफ से आ रहे हैं। 9 बजे की दिशा में फायर करो। सभी जवानों ने अपनी बंदूकें पश्चिम की तरफ मोड़ दी। एक साथ फायर हुआ। उधर से चीखें आईं। निशाना सटीक था। बाहर अर्जुन अभी भी बर्फ में लेटा था। उसने तार जोड़ रखी थी। तभी उसे अपने दाएं तरफ बर्फ के दबने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। कोहरे में एक परछाई उसकी तरफ बढ़ रही थी। दुश्मन का एक सैनिक। उसने अर्जुन को देख लिया था। दुश्मन ने अपनी बंदूक उठाई। अर्जुन निहत्था था। उसके पास सिर्फ एक प्लास थी। सैनिक ने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अर्जुन ने अपनी जेब से एक मुट्ठी मैग्नीशियम पाउडर, जो उसने पुराने फ्लैश बल्ब से निकाला और हवा में उड़ा दिया। साथ ही उसने अपनी जेब में रखे एक 9 वोल्ट की बैटरी को तार से शॉर्ट किया। भक, एक तेज सफेद रोशनी फ्लैश हुई। अंधेरे के आदी हो चुकी सैनिक की आंखें चुंधिया गईं। वह 1 सेकंड के लिए अंधा हो गया। अर्जुन ने उस मौके को नहीं गंवाया। वह उछला और सैनिक के पैरों पर वार किया। सैनिक गिर पड़ा। अर्जुन ने बंकर की तरफ दौड़ लगा दी। सर, वे अब उत्तर से आ रहे हैं। बोतल नंबर 3 बज रही है। अर्जुन बंकर में कूदते हुए चिल्लाया। कर्नल ने तुरंत दिशा बदली। उत्तर की तरफ ग्रेनेड फेंको। अगले 15 मिनट तक अर्जुन एक ऑपरेटर की तरह रेडियो के पास बैठा रहा। बोतल 4 50 मीटर दूर। बोतल 1 बहुत करीब। बोतल 6 दाईं तरफ। वह कबाड़ का रेडियो अब एक अत्याधुनिक ट्रैकिंग डिवाइस बन चुका था। दुश्मन हैरान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस तूफान और जैमर के बावजूद भारतीय सेना को उनकी सटीक लोकेशन कैसे मिल रही है। आधे घंटे की गोलीबारी के बाद दुश्मनों ने वापसी की राह पकड़ी। वे अपने पीछे 4 लाशें छोड़ गए थे। भारत की तरफ एक भी हताहत कैजुअल्टी नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ तूफान थम गया। बर्फ पर खून के धब्बे थे, लेकिन तिरंगा शान से लहरा रहा था। बंकर के अंदर डॉ
आर्यन एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे। उनका लाखों का सिस्टम एक कोने में बंद पड़ा था। कर्नल विक्रम ने अपनी बंदूक रखी और अर्जुन के पास आए। अर्जुन के हाथ खून और ग्रीस से सने थे, वह ठंड से कांप रहा था। कर्नल ने अपनी खुद की फील्ड जैकेट उतारकर अर्जुन के कंधों पर डाल दी। आज तुमने सिर्फ जान नहीं बचाई अर्जुन, कर्नल ने भारी आवाज में कहा, आज तुमने हमें लड़ना सिखाया है। फिर कर्नल मुड़े और आर्यन के पास गए। आर्यन डर से कांप रहे थे। उन्हें लगा कि उनका राज खुल जाएगा। डॉक्टर, कर्नल ने कहा, अर्जुन की तारें कटी हुई थीं। आप बता सकते हैं यह कैसे हुआ? कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन की आंखों में याचना थी। वह जानता था कि अगर अर्जुन ने सच बोल दिया तो उसका करियर, उसकी इज्जत सब खत्म हो जाएगी, कोर्ट मार्शल होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे याद आया उसके पिता क्या कहते थे, बड़ा आदमी वह नहीं जो दूसरे को छोटा दिखाए, बड़ा वह है जो गिरते को उठा ले। सर, अर्जुन ने कहा, शायद बर्फ में दबने से या किसी जानवर के पैर से तार खिंच गई होगी। तार पुरानी थी, कमजोर थी। डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं है। आर्यन ने झटके से अर्जुन की तरफ देखा। वह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस लड़के का उन्होंने इतना अपमान किया, जिसने उनकी जान बचाई, वह अब उनकी इज्जत भी बचा रहा था। कर्नल सब समझते थे। वे एक अनुभवी फौजी थे। उन्होंने आर्यन की आंखों में चोर देख लिया था, लेकिन अर्जुन का बड़प्पन देखकर वे चुप रहे। ठीक है, कर्नल ने कहा, रिपोर्ट में यही लिखा जाएगा। लेकिन डॉक्टर, अब से अर्जुन मेरे पर्सनल कमांड में काम करेगा। जब वे वापस बेस कैंप जाने के लिए तैयार हो रहे थे, आर्यन अर्जुन के पास आए। उनकी अकड़ गायब हो चुकी थी। क्यों? आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा। तुमने मुझे बचाया क्यों? अर्जुन मुस्कुराया, वही मासूम मुस्कान। क्योंकि सर, मेरी मशीन खराब हो सकती है, उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन इंसान खराब हो जाए तो उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए। और वैसे भी हम दोनों भारत के लिए ही तो काम कर रहे हैं। दुश्मन सरहद के उस पार है, इस पार नहीं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर उस कबाड़ी वाले को गले लगा लिया। उस दिन विज्ञान और संस्कार का मिलन हुआ था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अर्जुन की वीरता की खबर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमवा तक पहुंच चुकी थी और अब एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी चुनौती जो जमीन पर नहीं, पानी के नीचे थी। भारतीय नौसेना नेवी को एक समस्या आ रही थी। हिंद महासागर में एक रहस्यमयी पनडुब्बी सबमरीन देखी गई थी, जो किसी सोनार की पकड़ में नहीं आ रही थी। और उसे पकड़ने के लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो ध्वनि साउंड को मशीनों से बेहतर समझता हो। अर्जुन की अगली मंजिल विशाखापट्टनम, गहरा समंदर और एक अदृश्य दुश्मन। कश्मीर की बर्फ से विदा लेकर जब अर्जुन दिल्ली लौटा तो वह अब वो पुराना सहमा हुआ लड़का नहीं था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में अब भी वही विनम्रता थी। कर्नल विक्रम ने उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी थी। जाओ अर्जुन, कर्नल ने कहा था, अपने माता पिता से मिल लो, फिर एक नया मिशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शास्त्री नगर की उसी पुरानी गली में जब अर्जुन दाखिल हुआ तो ढोल नगाड़े बज रहे थे। मोहल्ले वालों ने उसे फूल मालाओं से लाद दिया। गगन, जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, आज सबसे आगे नाच रहा था। रामदीन की छाती गर्व से चौड़ी थी, लेकिन अर्जुन की नजरें अपनी मां सुमित्रा को ढूंढ रही थीं। वह भीड़ के पीछे दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी, कमजोर, पीली और बहुत थकी हुई। अर्जुन ने भीड़ को चीरा और सीधे मां के पैरों में गिर गया। मां, अर्जुन ने कहा। सुमित्रा ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। तू आ गया मेरे लाल, मुझे पता था तू देश का नाम रोशन करके ही लौटेगा। सुमित्रा की आवाज में खनक तो थी, लेकिन सांस फूल रही थी। घर के अंदर जाने पर रामदीन ने बताया कि मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। फेफड़ों में संक्रमण, इन्फेक्शन फैल गया है। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, जिसमें लाखों का खर्चा है। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने अभी तक सरकार से मिले इनाम के चेक को बैंक में जमा भी नहीं किया था। चिंता मत करो पिताजी, अर्जुन ने कहा, सरकार ने मुझे इनाम दिया है। हम मां का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कराएंगे। उसी रात जब अर्जुन अपनी मां के सिरहाने बैठा था, उसका फोन बजा। कर्नल विक्रम का नंबर था। अर्जुन, कर्नल की आवाज गंभीर थी, मुझे पता है तुम अभी घर पहुंचे हो, लेकिन स्थिति बदल गई है। नौसेना नेवी को तुम्हारी जरूरत है। अभी
इसी वक्त अर्जुन ने सोती हुई मां को देखा, फिर धीरे से बोला, सर, मां बहुत बीमार है, मुझे उन्हें अस्पताल ले जाना है। कर्नल एक पल चुप रहे। मैं समझता हूं अर्जुन, लेकिन विशाखापट्टनम में एक संकट आया है। दुश्मन की एक पनडुब्बी सबमरीन हमारे पानी में घुस आई है। वह अदृश्य है, हमारे रडार उसे देख नहीं पा रहे। अगर उसने हमारे नक्शे चुरा लिए तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। नौसेना प्रमुख ने खास तौर पर तुम्हारा नाम लिया है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ जन्नी, दूसरी तरफ जन्मभूमि। सुमित्रा की आंखें खुलीं। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। उसने शायद फोन की बातें सुन ली थीं। जा बेटा, सुमित्रा ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा। भारत मां भी तो तेरी मां है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगी? लेकिन मां, मैं ठीक हो जाऊंगी। तेरे पिताजी है ना यहां, तू जा, और जब तक जीत न जाए वापस मत आना। अर्जुन ने मां के पैर छुए। उसने अपने पिता को इनाम वाला चेक सौंपा और रात को ही सेना की गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट निकल गया। उसके आंसुओं ने गालों पर लकीरें बना दी थीं। उसने कसम खाई थी, दुश्मन को ढूंढकर ही दम लूंगा और मां को बचाकर ही दम लूंगा। विशाखापट्टनम, गहरा नीला समंदर और नमकीन हवा। नौसेना के बेस पर माहौल तनावपूर्ण था। एडमिरल रंगानाथन, एक सख्त और अनुभवी अधिकारी, अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। वे कर्नल विक्रम से अलग थे। वे तकनीक पर बहुत भरोसा करते थे और उन्हें यकीन नहीं था कि एक जुगाड़ू लड़का नौसेना की मदद कर सकता है। तो तुम हो अर्जुन? एडमिरल ने उसे एक विशाल युद्धपोत वॉरशिप के डेक पर बुलाते हुए कहा। कर्नल विक्रम, तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन याद रखना, पहाड़ और समंदर में फर्क होता है। वहां जमीन बोलती है, यहां पानी सब कुछ निगल लेता है। वे कंट्रोल रूम में गए। वहां दर्जनों स्क्रीन जल रही थी। देखो, एडमिरल ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यह हमारा सबसे आधुनिक सोनार सिस्टम है। यह मछली की धड़कन भी सुन सकता है। लेकिन पिछले 3 दिनों से एक साया हमारे पानी में घूम रहा है। हम उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। वह आता है, जानकारी रिकॉर्ड करता है और गायब हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, सर, सोनार उसे क्यों नहीं पकड़ पा रहा? पास खड़े एक तकनीकी अधिकारी ने समझाया, क्योंकि उस पनडुब्बी पर एक खास तरह की कोटिंग है जो ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स को सोख लेती है। वह कोई आवाज वापस नहीं भेजती। वह समुद्र के शोर, लहरों, मछलियों, जहाजों के शोर में छिप जाती है। हमारा कंप्यूटर उस शोर को कचरा, नॉइज समझकर हटा देता है। अर्जुन ने एक शब्द पकड़ा, कचरा। सर, अर्जुन ने कहा, यही समस्या है। आपका कंप्यूटर बहुत होशियार है। वह शोर को हटा देता है ताकि आपको साफ आवाज सुनाई दे, लेकिन दुश्मन उसी शोर का फायदा उठा रहा है। वह शोर के अंदर छिपा है। एडमिरल ने भौहें सिकोड़ी। तो तुम क्या कहना चाहते हो? हम शोर सुनना शुरू कर दें? हां सर, अर्जुन ने कहा। मशीन सिर्फ वही सुनती है जो उसे सुनाया जाता है। इंसान का कान सब कुछ सुनता है। मुझे वो कच्चा शोर, रॉ नॉइज सुनना है जो फिल्टर होने से पहले आता है। अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा। यह पागलपन लग रहा था। अर्जुन को काम करने की इजाजत मिल गई, लेकिन इस बार उसे बर्फ नहीं, पानी से लड़ना था। उसे एक ऐसा हाइड्रोफोन, पानी के नीचे का माइक बनाना था जो सबसे बारीक, सबसे धीमी और सबसे अजीब आवाजों को पकड़ सके। वह फिर से कबाड़ की तलाश में निकला। विशाखापट्टनम के बंदरगाह के पास पुराने जहाजों का कबाड़ खाना था। वहां उसे वो चीजें मिलीं जिनकी उसे तलाश थी। उसने एक पुराने ग्रामोफोन का साउंड हॉर्न लिया, वही जो पुराने जमाने में गाने सुनने के काम आता था। उसने कहा, आवाज को बड़ा करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। फिर उसने एक पुरानी वॉशिंग मशीन का ड्रम लिया। ये क्या कर रहे हो? साथ आए नौसैनिक ने पूछा। गूंज, रेजोनेंस, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह ड्रम पानी के अंदर एक गूंज पैदा करेगा। अगर कोई भारी चीज पानी को काटते हुए निकलेगी तो यह ड्रम कांपेगा। उसने ड्रम के अंदर ग्रामोफोन का हॉर्न फिट किया और उसे पुराने स्टेथोस्कोप डॉक्टर वाला आला की नली से जोड़ दिया। यह एक अजीबोगरीब यंत्र था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कबाड़ को टेप से चिपका दिया हो। अगले दिन उन्हें समुद्र में उतारा गया। एक छोटी गश्ती नाव, पेट्रोल बोट पर अर्जुन, एडमिरल और कुछ सैनिक थे। दुश्मन यहीं कहीं है, एडमिरल ने कहा। हमारे सेंसर कुछ अजीब हलचल बता रहे हैं, लेकिन लोकेशन नहीं मिल रही। अर्जुन ने अपना यंत्र पानी में उतारा। वह नाव के किनारे बैठा, कान में स्टेथोस्कोप लगाए। उसने आंखें बंद कर लीं।
पानी के नीचे की दुनिया शोर से भरी थी। शू शू, लहरें टुक टुक, इंजन व्हिस। वेल मछली। अर्जुन का दिमाग एक फिल्टर बन गया। वह हर आवाज को अलग कर रहा था। लहरें सामान्य, मछलियां सामान्य, दूर जाने वाला मालवाहक जहाज सामान्य। घंटे बीत गए। सूरज सिर पर आ गया। पसीने से अर्जुन का शर्ट भीग गया। एडमिरल अब अधीर हो रहे थे। अर्जुन, यह बेकार है, एडमिरल ने कहा। वापस चलते हैं, हम समय बर्बाद कर रहे हैं। बस 1 मिनट सर। अर्जुन ने हाथ उठाया। उसने कुछ सुना था, बहुत धीमा, बहुत लयबद्ध। धुक धुक धुक। यह किसी मछली की आवाज नहीं थी। यह किसी प्राकृतिक चीज की आवाज नहीं थी। यह एक मशीन थी, एक बहुत ही शांत, बहुत ही आधुनिक मशीन। सर, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। मिल गया। कहां? एडमिरल चौकन्ने हो गए। दिशा 240 डिग्री, गहराई 300 मीटर। वह एक व्हेल के पीछे छिपा है, उसकी आवाज की आड़ में चल रहा है। एडमिरल ने तुरंत रेडियो उठाया। सभी यूनिट्स, दिशा 240, डेप्थ चार्ज तैयार करो। अर्जुन ने कहा, रुको सर, अगर हमने अभी हमला किया तो वह भाग जाएगा। वह बहुत तेज है, हमें उसे ऊपर आने पर मजबूर करना होगा। कैसे? अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। यह एक साधारण सा इलेक्ट्रॉनिक बजर था जो उसने बच्चों के खिलौने से निकाला था। उसने उसे एक तार से बांधा और पानी में डाल दिया। पनडुब्बियां सोनार की आवाजों से डरती हैं, अर्जुन ने समझाया। मैं एक ऐसी आवाज भेजूंगा जो उसे लगेगा कि कोई टारपीडो उसकी तरफ आ रहा है। अर्जुन ने बटन दबाया। पिंग पिंग पिंग। पानी के नीचे वह आवाज गूंजी। दुश्मन की पनडुब्बी के कमांडर ने सोचा कि उसे ट्रैक कर लिया गया है और मिसाइल छोड़ी गई है। घबराहट में उसने इंजन की पावर बढ़ा दी और दिशा बदली। जैसे ही उसने इंजन तेज किया, उसकी आवाज बढ़ गई। अब वह शोर में नहीं छिप सकता था। धड़ धड़ धड़। अब तो नौसेना के कंप्यूटर ने भी उसे पकड़ लिया। स्क्रीन पर लाल बत्ती जल उठी। टारगेट लॉक, अधिकारी चिल्लाया। एडमिरल ने आदेश दिया, फायर। भारतीय जहाज से चेतावनी के तौर पर 2 गहराई बम डेप्थ चार्ज गिराए गए। बूम बूम। समुद्र का पानी ऊपर उछला। दुश्मन समझ गया कि वह पकड़ा गया है। वह पानी की सतह पर नहीं आया, लेकिन वह डरकर भारतीय सीमा से बाहर भाग गया। उसकी स्पीड बता रही थी कि वह कितना घबराया हुआ था। कंट्रोल रूम में तालियां बज उठीं। एडमिरल रंगानाथन ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अद्भुत, उन्होंने कहा। लाखों डॉलर का सिस्टम फेल हो गया और तुम्हारी वॉशिंग मशीन जीत गई। अर्जुन थका हुआ था। उसने स्टेथोस्कोप उतारा। जीत की खुशी थी, लेकिन दिल में एक डर बैठा था। उसने अपना फोन चेक किया। 15 मिस्ड कॉल, सब उसके पिता के थे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने कॉल बैक किया। पिताजी। उधर से रोने की आवाज आई। रामदीन, जो कभी नहीं रोते थे, आज फूट फूट कर रो रहे थे। अर्जुन, बेटा जल्दी आ जा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तेरी मां। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस देश को बचाने के लिए वह लड़ रहा था, वह सुरक्षित था, लेकिन उसकी अपनी दुनिया उजड़ने वाली थी। मैं आ रहा हूं पिताजी, अर्जुन चिल्लाया। मैं अभी आ रहा हूं। उसने एडमिरल की तरफ देखा। एडमिरल ने उसकी आंखों में दर्द देख लिया। क्या हुआ अर्जुन? मां। अर्जुन बस इतना ही बोल पाया। एडमिरल ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने अपने स्टाफ को आदेश दिया, मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर तैयार करो अभी। अर्जुन को सीधे दिल्ली के एम्स अस्पताल ले जाया जाएगा और डॉक्टरों की सबसे अच्छी टीम को वहां बुलाओ। कहो यह नौसेना का आदेश है। अर्जुन हैरान रह गया। सर। बेटा, एडमिरल ने कहा, तुमने देश के लिए जो किया है, देश तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता है। जाओ, अपनी मां को बचाओ। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा। अर्जुन नीचे देख रहा था। समुद्र शांत था, लेकिन उसका मन अशांत था। क्या वह समय पर पहुंच पाएगा? क्या उसकी मां उसका इंतजार करेगी? यह लड़ाई अब सरहद की नहीं थी। यह लड़ाई समय के खिलाफ थी और अर्जुन जानता था कि इस लड़ाई में कोई विज्ञान, कोई जुगाड़ काम नहीं आएगा। यहां सिर्फ प्रार्थना काम आएगी। जब हेलीकॉप्टर दिल्ली के आसमान में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। शहर की रोशनी नीचे टिमटिमा रही थी। अर्जुन की मुट्ठियां कस गई थीं। उसने अब तक हर नामुमकिन ताले को खोला था, हर मशीन को ठीक किया था। क्या वह मौत के पंजे से अपनी मां को छीन पाएगा? और उसे यह भी नहीं पता था कि यह सिर्फ एक निजी संकट नहीं था। उसकी खोजबीन, उसके आविष्कार अब दुनिया की नजरों में आ चुके थे।
कुछ अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर, आर्म्स डीलर्स और विदेशी एजेंसियां अब उस भारतीय लड़के को ढूंढ रही थीं जो कबाड़ से हथियार बनाता था। खतरा अब उसके घर तक पहुंचने वाला था। दिल्ली भी एम्स अस्पताल की सफेद दीवारों में फिनाइल और दवाइयों की गंध थी। यह गंध विशाखापट्टनम की नमकीन हवा से बिल्कुल अलग थी। अर्जुन जब कॉरिडोर में भागा तो उसके जूतों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। उसके पीछे नौसेना के 2 कमांडो थे जिन्हें एडमिरल ने उसकी सुरक्षा के लिए भेजा था। आईसीयू इकू के बाहर रामदीन जमीन पर बैठे थे। उनकी आंखों का पानी सूख चुका था। अर्जुन को देखते ही वे खड़े हो गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए, बस आईसीयू के कांच की तरफ इशारा कर दिया। अंदर सुमित्रा लेटी थी, मशीनों से घिरी हुई। मॉनिटर पर चलती हरी लकीरें बता रही थीं कि उसकी सांसें अब उधार की हैं। डॉक्टर वर्मा, जो देश के सबसे बड़े पल्मोनोलॉजिस्ट, फेफड़ों के विशेषज्ञ थे, बाहर आए। एडमिरल के फोन की वजह से वे खुद केस देख रहे थे। अर्जुन? डॉक्टर ने पूछा। जी सर। मेरी मां कैसी हैं? डॉक्टर ने चश्मा उतारा। हालत नाजुक है, संक्रमण, इन्फेक्शन फैल चुका है, फेफड़े काम करना बंद कर रहे हैं। उन्हें एक बहुत ही एडवांस वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। अगर मशीन रुकी तो। डॉक्टर ने वाक्य पूरा नहीं किया। अर्जुन समझ गया, उसका पूरा अस्तित्व उस मशीन पर टिका था जो उसकी मां को सांस दे रही थी। तभी अस्पताल की बत्तियां फड़फड़ाईं, 1 बार, 2 बार, और फिर अंधेरा। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। कहीं से जनरेटर की आवाज नहीं आई। यह सामान्य पावर कट नहीं था। आईसीयू के अंदर मशीनों ने बीप बीप करना शुरू कर दिया। बैकअप बैटरी चल पड़ी थी, लेकिन वह सिर्फ कुछ घंटों की मेहमान थी। यह क्या हुआ? डॉक्टर वर्मा चिल्लाए। बैकअप जनरेटर ऑन क्यों नहीं हुआ? मेंटेनेंस को फोन करो। अर्जुन को कुछ खटका। एम्स जैसे अस्पताल में पावर बैकअप फेल होना नामुमकिन था। उसने नौसेना के कमांडो की तरफ देखा। कमांडो ने अपनी बंदूकें तैयार कर लीं। तभी अर्जुन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। मिस्टर अर्जुन, एक मशीनी आवाज बोली। हिंदी में विदेशी लहजा था। अंधेरा कैसा लग रहा है? अर्जुन का खून खौल उठा। कौन हो तुम? हम वो हैं जो तुम्हारे हुनर की कद्र करते हैं। तुम्हारी मां की मशीन बैटरी पर चल रही है। 2 घंटे, बस इतना ही वक्त है उनके पास। अगर तुम चाहते हो कि बिजली वापस आए तो नीचे पार्किंग में आ जाओ, और हां, वो पनडुब्बी खोजने वाले यंत्र का डिजाइन अपने साथ लाना। अर्जुन समझ गया, यह हमला देश पर नहीं, उस पर था। उन्होंने उसकी कमजोरी, उसके परिवार को निशाना बनाया था। अगर मैंने मना किया तो तुम्हारी मां घुट घुट कर मर जाएंगी। और सिर्फ तुम्हारी मां नहीं, इस अस्पताल के सैकड़ों मरीज। फैसला तुम्हारा है। फोन कट गया। अर्जुन ने डॉक्टर वर्मा की तरफ देखा। सर, जनरेटर रूम कहां है? बेसमेंट में। लेकिन तुम वहां क्यों? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने कमांडो से कहा, आप लोग यहीं रुकिए, मेरे पिताजी और मां की रक्षा कीजिए। कोई भी अंदर आए, गोली मार देना। लेकिन सर, हमारा ऑर्डर है आपके साथ रहने का, कमांडो ने कहा। यह मेरा ऑर्डर है। अर्जुन की आवाज में ऐसी सख्ती थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। मैं नीचे जा रहा हूं। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे भागा। उसका दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ रहा था। वे उसे पार्किंग में बुला रहे थे, मतलब जनरेटर रूम में उनका कब्जा होगा। वे उसे जिंदा चाहते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें वो देने वाला नहीं था जो वे चाहते थे। बेसमेंट में घूप अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली। यह टॉर्च उसने खुद बनाई थी, जिसकी रोशनी बहुत तेज थी। जनरेटर रूम के बाहर 2 आदमी खड़े थे, काले सूट, हाथ में साइलेंसर लगी बंदूकें। ये साधारण गुंडे नहीं, पेशेवर हथियारे थे। अर्जुन छिप गया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वह अस्पताल के बेसमेंट में था, मशीनों का घर। उसकी नजर एमआरआई मरी स्कैन रूम के दरवाजे पर पड़ी, जो जनरेटर रूम के रास्ते में था। अर्जुन के चेहरे पर एक सख्त मुस्कान आई। उसे याद आया, एमआरआई मशीन कैसे काम करती है, एक विशालकाय चुंबक जो कभी बंद नहीं होता। उसने पास पड़े एक फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का सिलेंडर को उठाया। उसने जानबूझकर उसे जमीन पर लुढ़का दिया। ठन आवाज गूंजी। दोनों पहरेदार चौकन्ने हो गए। वहां कोई है, चेक करो। वे दोनों दबे पांव आगे बढ़े। अर्जुन एमआरआई रूम के अंदर घुस गया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। कमरे के अंदर अंधेरा था, बस मशीन की हल्की लाइट जल रही थी। पहरेदार दरवाजे तक आए। बाहर निकलो अर्जुन, हमें पता है तुम अंदर हो। अर्जुन एमआरआई मशीन के पीछे छिपा था।
उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और उन्हें मशीन के सामने हवा में उछाल दिया। जैसे ही सिक्के हवा में आए, एमआरआई के शक्तिशाली चुंबक ने उन्हें खींच लिया। खटाक, सिक्के मशीन से चिपक गए। पहरेदारों ने आवाज सुनी और वे बंदूक तानते हुए अंदर घुसे। यही वह पल था जिसका अर्जुन इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे मशीन के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में आए, विज्ञान ने अपना काम शुरू कर दिया। उनके हाथों में लोहे की बंदूकें थीं। एमआरआई का चुंबक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अचानक एक पहरेदार के हाथ से बंदूक छूटी और गोली की रफ्तार से जाकर मशीन से चिपक गई। क्या? दूसरे पहरेदार को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उसकी बंदूक, उसकी बेल्ट का बकल, यहां तक कि उसकी जैकेट की जिप, सब कुछ एक अदृश्य शक्ति ने खींच लिया। वे दोनों मशीन की तरफ खींचे चले गए और जाकर उससे चिपक गए। आह, छोड़ो मुझे, वे चिल्ला रहे थे। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। मशीन ने उन्हें लोहे की जंजीरों की तरह जकड़ लिया था। अर्जुन मशीन के पीछे से निकला। उसके हाथ में अभी भी फायर एक्सटिंग्विशर था। मैंने कहा था, अर्जुन ने शांत आवाज में कहा। विज्ञान किताबों में नहीं होता। उसने एक्सटिंग्विशर की पिन निकाली और उनके चेहरों पर ठंडा फोम छिड़क दिया ताकि वे देख न सकें और सांस न ले सकें। फिर वह जनरेटर रूम की तरफ भागा। अंदर मेन स्विच ऑफ किया गया था और तारों को काटा गया था। उसे ठीक करने में घंटों लगेंगे और ऊपर मां की सांसें कम हो रही थीं। नहीं, इतना वक्त नहीं है, अर्जुन बड़बड़ाया। उसे बाईपास करना होगा। उसे बिजली का एक ऐसा स्रोत चाहिए जो तुरंत काम करे। उसकी नजर बेसमेंट के कोने में पड़ी पुरानी एम्बुलेंस गाड़ियों पर गई जो कबाड़ में खड़ी थीं। करीब 10-12 गाड़ियां, हर गाड़ी में 12 वोल्ट की बैटरी होती है। सीरीज कनेक्शन, अर्जुन ने सोचा। उसने पागलों की तरह काम करना शुरू किया। उसने हर एम्बुलेंस का बोनट खोला, बैटरियां निकाली, उन्हें एक कतार में रखा। अस्पताल को 240 वोल्ट चाहिए। एक बैटरी 12 वोल्ट की है। उसे 20 बैटरियों की जरूरत थी, वहां सिर्फ 15 थीं। कम है, वोल्टेज कम है। अर्जुन हताश हो गया। तभी उसे याद आया कि ऊपर पार्किंग में इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई रिक्शा चार्ज होते हैं। उनकी बैटरियां ज्यादा पावरफुल होती हैं। वह भागा, पार्किंग से 3 रिक्शा की बैटरियां खींच कर लाया। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, हाथ छिल गए थे, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने सारी बैटरियों को एक दूसरे से तारों के जरिए जोड़ा, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। आखिरी तार को मेन सप्लाई से जोड़ने से पहले उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। हे मां, उसने तार जोड़ दी। स्पार्क, एक तेज चिंगारी निकली। अर्जुन पीछे गिरा। ऊपर आईसीयू में मॉनिटर की बीप धीमी हो रही थी। सुमित्रा की सांसें टूट रही थीं। डॉक्टर वर्मा हताशा में सीपीआर देने की तैयारी कर रहे थे। अचानक भम, एसी चल पड़ा। लाइटें जल उठीं। वेंटिलेटर ने फिर से अपनी लय पकड़ ली। हु। डॉक्टर वर्मा ने राहत की सांस ली। वापस आ गई, बिजली वापस आ गई। रामदीन ने कांच के पार देखा। उनकी पत्नी की छाती फिर से ऊपर नीचे हो रही थी। बेसमेंट में अर्जुन जमीन पर लेटा हाँफ रहा था। उसके बाल खड़े हो गए थे, चेहरे पर कालिक थी, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। तभी पुलिस और एनएसजी एंस्ड कमांडो की टीम बेसमेंट में घुस आई। उन्होंने एमआरआई रूम में चिपके हुए उन 2 विदेशी एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया। जनरेटर रूम में अर्जुन को बैटरियों के जाल के बीच पड़ा देखकर पुलिस कमिश्नर भी दंग रह गए। इस लड़के ने एम्बुलेंस की बैटरियों से पूरा आईसीयू चला दिया। एक ऑफिसर ने अविश्वास से पूछा। अर्जुन धीरे से उठा। सर, एम्बुलेंस का काम जान बचाना होता है, चाहे सड़क पर हो या बेसमेंट में। अगले कुछ दिनों में अर्जुन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। उस विदेशी गिरोह का पर्दाफाश हुआ जो भारत की तकनीक चुराना चाहता था। सुमित्रा का ऑपरेशन सफल रहा। 1 महीने बाद स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का दिन था। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे। नीचे वीआईपी गैलरी में सबसे आगे की पंक्ति में अर्जुन बैठा था। उसके बगल में उसके पिता रामदीन और व्हील चेयर पर बैठी उसकी मां सुमित्रा थीं। अर्जुन ने आज कबाड़ वाले कपड़े नहीं पहने थे। उसने एक साफ कुर्ता पायजामा पहना था, लेकिन पैरों में वही पुरानी चप्पलें थीं। प्रधानमंत्री ने माइक पर कहा, हम अक्सर विदेशों की तरफ देखते हैं तकनीक के लिए, लेकिन असली शक्ति हमारे देश की मिट्टी में है, हमारे युवाओं के दिमाग में है। आज मैं एक ऐसे युवा को सम्मानित करना चाहता हूं जिसने साबित कर दिया कि संसाधन, रिसोर्सेज नहीं, संकल्प, विल पावर
बड़ा होता है। अर्जुन, भारत का स्क्रैप साइंटिस्ट, कबाड़ी वैज्ञानिक। अर्जुन मंच पर चढ़ा। प्रधानमंत्री ने उसे भारत रत्न जैसा सम्मान तो नहीं, लेकिन नव प्रवर्तन, इनोवेशन का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। जब अर्जुन ने माइक थामा तो लाखों लोग उसे सुन रहे थे। टीवी पर लाइव प्रसारण हो रहा था। शास्त्री नगर में लोग नाच रहे थे। कश्मीर के बंकरों में बैठे जवान और विशाखापट्टनम के नाविक तालियां बजा रहे थे। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, अर्जुन ने विनम्रता से कहा। मैं बस एक कबाड़ी का बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि टूटी हुई चीजों को फेंका नहीं जाता, उन्हें जोड़ा जाता है। चाहे वो मशीन हो, रिश्ते हो या देश की सुरक्षा। हमारे देश में हर गली में एक वैज्ञानिक है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। यह पुरस्कार मेरा नहीं, उस जुगाड़ का है जो हर भारतीय के खून में दौड़ता है। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं। सुमित्रा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने रामदीन का हाथ पकड़कर कहा, देखो हमारा बेटा आज कितना बड़ा हो गया। समारोह के बाद जब अर्जुन वापस अपनी जगह पर आया तो कर्नल विक्रम और एडमिरल रंगानाथन वहां खड़े थे। अब क्या इरादा है अर्जुन? कर्नल ने पूछा। डीआरडीओ या इसरो दोनों तुम्हें बुला रहे हैं। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा जहां एक रॉकेट का मॉडल लगा था। फिर उसने अपनी मां की तरफ देखा। अभी नहीं सर, अर्जुन मुस्कुराया। अभी मुझे अपनी वर्कशॉप वापस जानी है। मैंने सुना है कि हमारे किसानों को खेती के लिए सस्ती मशीनों की जरूरत है। सरहद सुरक्षित है, अब खेतों को सोना उगलना है। कर्नल ने सैल्यूट किया। अर्जुन ने अपनी मां की व्हील चेयर संभाली और भीड़ के बीच से सिर ऊंचा करके अपने नए मिशन की ओर चल पड़ा। क्योंकि एक असली इंजीनियर का काम कभी खत्म नहीं होता। जहां समस्या है वहां अर्जुन है, और जहां अर्जुन है वहां नामुमकिन कुछ भी नहीं।